Hello everyone, welcome to the structural analysis course. This is the lecture 6th and we are discussing our chapter 2nd, development of flexibility and stiffness matrix. In this lecture, we will learn how to develop a stiffness matrix by coefficient method. For this, we have to understand first these two type of cases. ठीक है, तो देखिए इन दो केसेस में क्या कह रहा है कि अगर हमें कभी भी, पहले केस में कहता है कि अगर हमें रोटेशन कोऑर्डिनेट दिया जाए, और सेकंड केस में बता रहा है जब हमें डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट दिया जाए. देखिए डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी कि फोर्स कोऑर्डिनेट की बात करेगा. तो देखिए इसमें कुछ फॉर्मूलेस आपके हम यहाँ पे निकाल के बताएंगे, जिसके फॉर्मूलेस आपको लर्न करने हैं. जिस तरीके से फॉर्मूलेस मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं कि सो दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहे. ठीक है, देखिए पहला है हमारा जब रोटेशन कोऑर्डिनेट हमें दिया गया. इसमें भी हमारे पास फर्दर टू केसेस हैं. पहला केस है हमारा जब फार्दर एंड क्या हिंज, यानी कि एक बीम है जहां पे एक एंड पे हमें रोटेशन कोऑर्डिनेट दिया और दूसरे एंड पे हमें हिंज दिया. तो इस केस में क्या फॉर्मूलेस हमारे निकल के आते हैं वो हमें चेक करने हैं. देखिए याद रखना है आपने, कभी भी यहाँ पे रोटेशन दिया है तो देखिए यहाँ पे इस रोटेशन के कारण यहाँ पे स्लोप जनरेट होगा, मान लीजिए इसी डायरेक्शन में. तो ये रोटेशन आ गया आपका. जब भी आप रोटेशन दें और आपका फार्दर एंड फिक्स हो तो आप लोगों ने याद रखना है आपका ये फॉर्मूला रहता है 3EI/. ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे जब रोटेशन दिया तो ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ पे एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो उसको डिस्प्लेस करेगी नीचे की तरफ, और इसकी वैल्यू यहाँ पे रहती है हमेशा 3EI/L². ठीक है, ये आपने याद रखनी है. अब देखिए ये एंड क्या है आपका हिंज. अब हिंज क्या करेगा, यहां से ये बीम नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये हिंज यहां से क्या करेगा, एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, तो जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो ये भी क्या बन जाएगा 3EI/L². अब देखिए ये एंड है हिंज. हिंज एंड पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे कोई मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, इसी तरीके से अब केस 2 देखते हैं. केस 2 में क्या है, जब हमें रोटेशन कोऑर्डिनेट दिया और फार्दर एंड क्या हमारा फिक्स. तो याद रखिएगा जब भी रोटेशन कोऑर्डिनेट दिया जाता है तो उस टाइम यहाँ पे जो रोटेशन जनरेट होगी उसकी वैल्यू होगी आपकी 4EI/L. ठीक है, अब देखिए ये रोटेशन इस तरीके से, यानी कि बीम को नीचे जाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू रहेगी आपकी 6E/L². ठीक है, अब इसी तरीके से ये एंड क्या है फिक्स. अब देखिए ये फोर्स नीचे जा रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स कहां बनाऊंगा, ऊपर की तरफ, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरी 6EI/L². ठीक है, अब देखिए ये फोर्स ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मोमेंट भी जो लगेगा वो कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2EI/L. ठीक है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है. ठीक है, अब देखिए ये L की बात कर रहा हूं तो L याद रखिएगा हमेशा, L होगी इस बीम की लेंथ. ठीक है, और इस बीम का EI होगा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. सिमिलरली इस तरीके से इस बीम की लेंथ भी क्या होगी L, और इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होगी EI. ठीक है, तो ये किस तरीके से मैंने फॉर्मूले बनाए ये पूरे आपको लर्न होने चाहिए. ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए. अब देखते हैं आगे, जब हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और फार्दर एंड हमारा हिंज होगा उस टाइम कैसे फॉर्मूले बनेंगे. देखिए याद रखिएगा जब भी इस तरीके से फोर्स लगेगी तो आप लोगों ने याद रखना है ये फोर्स या नीचे जाने की कोशिश करेगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रहती है आपकी 3EI/L³. 3EI/L³. अब जब ये फोर्स नीचे लग रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक मोमेंट आएगा जिसके कारण यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी वो आ जाएगी 3EI/L². अब देखिए ये फोर्स यहाँ नीचे है, यहाँ पे हिंज है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी 3EI/L³. लेकिन यहाँ पे एंड हिंज है तो यहाँ पे कोई भी मोमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए ये आपका एक बीम है, ठीक है, जिसका फादर एंड को फिक्स दिया है, लेंथ दी है L और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है EI. ठीक है, इसकी भी लेंथ हम मान लेते हैं क्या है L, और इसकी भी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या थी EI. ठीक है, तो इस केस में हमारा फादर एंड फिक्स है, तो देखिए जब ये करेंगे तो ये फोर्स एक नीचे की तरफ आएगी और इस फोर्स की वैल्यू हमेशा होती है, याद रखना है 12EI/L³. इसी तरीके से जब फोर्स नीचे जा रही है तो मोमेंट भी कहाँ लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू जो आपकी बनती है वो बनती है 6EI/L². अब देखिए ये फोर्स नीचे है, यहाँ पे फिक्स है, तो फिक्स पे एक वर्टिकल फोर्स होती है जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, और फाइनली इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 12EI/L³. ठीक है, अब फोर्स ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे मोमेंट भी आएगा 6EI/L² का. ठीक है, देखिए हिंज एंड पे कोई मूवमेंट नहीं होता इसलिए मैंने मूवमेंट कंसीडर नहीं किया, लेकिन फिक्स्ड एंड पे मूवमेंट होता है इसलिए मूवमेंट की वैल्यूज मैंने कंसीडर की हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए. ठीक है, जब तक ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक आप लोगों का स्टिफनेस मेथड का क्वेश्चन नहीं निकलेगा. ठीक है, और याद रखिएगा स्टिफनेस मेथड को हम लोग किससे लिखते हैं, K से लिखते हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे. ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम. इस क्वेश्चन में कहता है कि हमें एक स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना है इस गिवन बीम का. ठीक है, जिसमें हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक रोटेशन दे रखा है और एक हमें फोर्स कोऑर्डिनेट दे रखा है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और जिसमें हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 दिया है रोटेशन को, कोऑर्डिनेट 2 दिया है डिस्प्लेसमेंट को, ये वैल्यू 3 मीटर दी है और ये वैल्यू 6 मीटर दी है, और EI यहाँ पे कांस्टेंट बोला है, यानी कि इस पोर्शन का भी EI है और इस पोर्शन का भी EI है. फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दोनों तरफ कांस्टेंट है.
तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि के जो है हमारी वो रिक्वायर्ड स्टिफनेस मैट्रिक्स है। 2 कोऑर्डिनेट है तो उसका ऑर्डर भी रहेगा 2x2, क्योंकि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 एलिमेंट्स कंसिडर होंगे। इन 4 एलिमेंट्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले पहला कॉलम जनरेट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में यूनिट फोर्स देते हैं, स्टिफनेस मेथड में हम लोग यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं। अब यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया हमने कोऑर्डिनेट 1 पे, देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट 1 क्या था हमारा, देख लीजिए, रोटेशन। तो रोटेशन के कारण हम लोग यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब देखिए हमने कोई भी ऐसा केस नहीं पढ़ा कि जब बीच में रोटेशन लगे और हम फॉर्मुलेस बना सकें। ये चारों फॉर्मुलेस हमने पढ़े, हमने कोई भी ऐसा केस नहीं पढ़ा जैसे ये केस दे रखा है। तो इस केस को करने के लिए हम लोग पहले अपना केस बनाएंगे। तो केस बनाने के लिए मैंने इसको 2 पोर्शन में तोड़ दिया, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये दिया था मूवमेंट क्लॉक डायरेक्शन में दिया था, तो मैंने यहाँ पे भी क्या माना, क्लॉक डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी क्या माना, क्लॉक डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे फादर एंड क्या था, हिंज, और यहाँ पे फादर एंड क्या है, फिक्स। तो उसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब हमें पता है कि जब फादर एंड फिक्स होता है और हमें यूनिट रोटेशन दिया जाता है, यहाँ पे ये मूवमेंट लग रहा है, तो इस मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पे एक मूवमेंट डेवलप होगा, फादर एंड फिक्स है तो वैल्यू रहेगी 4EI/L। इसी कारण अगर मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स भी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, 6EI/L²। इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, 6EI/L²। अगर ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो मूवमेंट भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी रहती है, 2EI/L। हम पढ़ चुके हैं। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे यूनिट मूवमेंट दिया, फादर एंड क्या है, हिंज। तो हमें पता है इस मूवमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे इस मूवमेंट की वैल्यू रहेगी 3EI/L। अब ये मूवमेंट इस तरीके से है तो यहाँ पे फोर्स भी कहाँ लगेगी, नीचे की डायरेक्शन में, और जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3EI/L²। अब ये एंड हिंज है तो हिंज पे सिर्फ फोर्स होती है, ये फोर्स नीचे की तरफ है तो यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ, और जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 3EI/L²। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब हम चेक करेंगे कि जब हमने 1 पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाया और उसका 1 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 है क्या, 1 है रोटेशन। तो यानी कि हमें इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे रोटेशन कंसिडर करना है। तो इस पॉइंट पे रोटेशन यानी कि ये वैल्यूज, ये रोटेशन जो देख रहे हैं, एक ये रोटेशन और एक ये रोटेशन, इन दोनों को कंसिडर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गिवन रोटेशन कैसी है, क्लॉक, और हमारी कैसी आ रही है, क्लॉक में। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, इसको प्लस लेंगे। ठीक है, गिवन रोटेशन क्या थी, क्लॉक, तो इस तरफ भी क्या है, ये क्लॉक, तो क्या रोटेशन लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन की वैल्यू कितनी है, 4EI/L, तो 4EI/L लिखेंगे। यहाँ पे रोटेशन की वैल्यू कितनी है, 3EI/L, तो 3EI/L लेंगे। ठीक है, अब L कितना है इसका, 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। यहाँ पे L कितना है, 6, तो यहाँ पे L कितना पुट कर देंगे, 6। फाइनली सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने 1 पे डिस्प्लेसमेंट लगाया, 2 पे क्या इफेक्ट हुआ, तो 2 कोऑर्डिनेट क्या हमारा, फोर्स, यानी कि अब हम फोर्स चेक करेंगे किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फोर्स चेक करेंगे। तो देखेंगे हम कि एक फोर्स हमारी यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक फोर्स हमारी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अब देखिए गिवन फोर्स कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये फोर्स क्या है, गिवन फोर्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट है। तो यानी कि हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस। और इसकी वैल्यू क्या थी, 6EI/L²। क्या थी, 6EI/L², इसलिए डाली -6EI/L²। ठीक है, अब ये फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में, और गिवन फोर्स भी क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है, 3EI/L², तो 3EI/L² डालेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा -6EI/L की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर, 3EI/L², L की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो K11 और K12 हमारे फाइनली निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कॉलम जनरेट करेंगे। तो सेकंड कॉलम के लिए यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे कोऑर्डिनेट 2 पे। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट 2 था, हमने 1 किलोमीटर की फोर्स लगा दी। इसी तरीके से हमने ये कोई फॉर्मुला नहीं पढ़ा तो उसको ब्रेक करेंगे, 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया। ये हमारा बन गया 3 मीटर का, ये बन गया हमारा 36 मीटर का। अभी हमने पढ़ा कि जब हम लोग यूनिट फोर्स लगाते हैं और फादर एंड हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, तो उस टाइम इसकी वैल्यू कितनी होती है, 12EI/L³। ठीक है, जब ये हमने फोर्स इस तरीके से लगाया तो यहाँ पे मूवमेंट भी कहाँ लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में, और जिसकी वैल्यू कितनी रहती है, 6EI/L²। अब अगर ये एंड फिक्स है तो यहाँ पे एक फोर्स होगी जो इसको बैलेंस करेगी और वो ऊपर की तरफ लगेगी, और जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 12EI/L³। इसी तरीके से इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए मूवमेंट भी रहेगा, क्योंकि एंड क्या है, फिक्स, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, 6EI/L²। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जब ये फोर्स यहाँ लग रहा है, फादर एंड हिंज है, तो हमें पता है ये वैल्यू कितनी रहती है, 3EI/L³। क्लियर, इसी तरीके से यहाँ पे फोर्स नीचे लग रही है तो मूवमेंट कहाँ लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में, और जिसकी वैल्यू कितनी रहती है, 3EI/L²। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हिंज से यहाँ पे रिएक्शन निकलेगी, जिसकी वैल्यू कितनी रहती है, 3EI/L³। लेकिन यहाँ पे हिंज है तो बेंडिंग मूवमेंट होगा नहीं, तो ये फाइनली हमारी डायग्राम बन गई। अब डायग्राम बन गई तो हम वैल्यूज निकालेंगे, यानी कि 2 पे फोर्स देने के कारण, यानी कि 2 पे डिस्प्लेसमेंट देने के कारण 1 पे क्या इफेक्ट जनरेट हुआ, 1 पे यानी कि हमें रोटेशन चेक करना पड़ेगा। गिवन रोटेशन हमारी क्या थी,
क्लॉक डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रोटेशन क्या है हमारी एंटी क्लॉक, तो ये क्या बन जाएगी माइनस। ये रोटेशन कैसी है क्लॉक, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस। इसकी वैल्यू थी हमारी 6e/L² डाल देंगे, इसकी वैल्यू थी 3e/L² डाल देंगे। ये वाला एल है हमारा 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 मीटर डाल देंगे। ये वाला एल है हमारा 6 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर डाल देंगे। फाइनली सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे K22। जब K22 की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे गिवन फोर्स कैसी थी, इसी डायरेक्शन में, और हमारी यहाँ पे फोर्स भी क्या है, इसी डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे प्लस। क्या लिखेंगे प्लस। इसी तरीके से गिवन फोर्स इस डायरेक्शन में है हमारी, गिवन फोर्स इस डायरेक्शन में, हमारी डायरेक्शन भी क्या इसी तरफ, तो क्या लिखेंगे प्लस। और इसकी वैल्यू क्या है 3ei/L³ L³ लिखेंगे। ये एल था 3 मीटर, तो पुट कर देंगे। ये एल है 6 मीटर, तो पुट कर देंगे। फाइनली सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हमारी K की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हमारी K की वैल्यू होगी। देख सकते हैं K21 और K12 एलिमेंट बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये एलिमेंट्स ऑपोजिट हमेशा सेम होते हैं एक मैट्रिक्स के, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से ei/24 कॉमन निकालेंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप ये रोटेशन, ये फॉर्मूले जिस तरीके से मैंने डिराइव कराया, इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आप लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपने घर से करने हैं। स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना है इस गिवन बीम का, ए और बी का, जब दोनों एंड फिक्स हो, दोनों एंड हिंज हो, उस केस में, और इस केस का फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो प्लीज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप ही का लॉस है। इसके जब तक आप सॉल्यूशन नहीं मुझे सेंड करेंगे, तब तक मैं आपको इसका ओरिजिनल आंसर नहीं सेंड करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।